जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है से क्लास 12 का बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो है से आपका हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है 2025 बैच के लिए। जो भी 2025 में आपका जो भी है सगे संबंधी, आपका महिला मित्र, पुरुष मित्र, जिसका जो भी है उनको बता देना कि इस चैनल पर जो है से 2025 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बैच यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। और किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, ठीक है। और ये नहीं कि हम जो है से आपका सिलेबस पूरा नहीं करेंगे और बीच में छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब यहाँ पे आपको आपके लिए जो है से हम खड़े हैं तो सब दिन खड़े रहेंगे, जैसा भी हो उस स्थिति में खड़े रहेंगे, ठीक है। बस आपका एक ही साथ चाहिए कि आप हमारे साथ बने रहें, तभी मजा आता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में स्टार्ट कर दिए थे, जहाँ तक कि बता दिए थे कि वह खोज कैसे हुआ था, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था कि खोज कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। अगर नहीं देखें तो पिछले वाला लेक्चर जाके देख लीजिएगा। उसके बाद जो है से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए हिस्ट्री जो है ना तो बहुत मज़ा वाला सब्जेक्ट है। कुछ कुछ बोरिंग है, लेकिन आपको बोरिंग नहीं फील होने देंगे, एकदम बेहतरीन से पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो पढ़ा रहे हैं बाबू वो आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कहीं पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये हम जो है से कैमरा के पीछे से नहीं बोल रहे हैं, हम कैमरा के आगे से बोल रहे हैं, आपके सामने से बोल रहे हैं। ये नहीं कि जो है से दूसरा यूट्यूब के तरह जो है से ABCD हम रटवा दिए, ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको पूरा एकदम बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एक एक करके सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक बाबू आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट किए थे, बता दिए थे कि आपका हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ था। अब आगे देखते हैं कि इसका जो है से काल निर्धारण कैसे हुआ। जैसा कि बताए थे कि 15 को भाग बताए थे, कितने 15 बताए थे कि खोज कैसे हुआ, उसका नामकरण कैसे हुआ, काल विभाजन कैसे हुआ, ठीक है। उसका सभ्यता कैसे थे, मतलब समकालीन सभ्यता के बारे में, उसके सामाजिक के बारे में, उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में देखेंगे, फिर निर्धारण के बारे में देखेंगे, मुहरों के बारे में देखेंगे, फिर नगर योजना देखेंगे। ये सारे चीज़ आपको पिछले वीडियो में टॉपिक में हम बता दिए थे, उसको जाकर देख लीजिएगा आप पढ़ना क्या क्या चीज़। तो चलिए यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। तो खोज बता दिए थे कि जो है से किसने किया था, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जो है से किसका खोज किया था, हड़प्पा का खोज किया था। किसके नेतृत्व में, तो ये जो है से जॉन मार्शल के नेतृत्व में। राखलदास बनर्जी किसका खोज किया था, तो ये मोहनजोदड़ो के किया था। कब किया था, 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का जो है से शताब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। ये सब सारे जो है से पीछे पढ़ा दिए हैं। तो चलिए फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा बाबू, आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। हम तो ऐसे प्रोवाइड कराएंगे, टेलीग्राम का लिंक जो है से डलवा देंगे और उसको पर जो है से टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे जो है से PDF मिल जाएगा। लेकिन एक काम कीजिए कि आप वहाँ पे भी अपना से नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। हाँ, तुम्ही को विनोद को याद रखना, आज विनोद को लेके चलते हैं ना। तो देखिए काल का विभाजन जो है बाबू, आपका जो है से किसी भी सभ्यता का स्टार्ट होने से पहले जो है से उसके पहले भी कुछ सभ्यता रहती हैं। जैसे कि अभी जो मेरा समाज है तो इसके पहले भी कुछ समाज रही होंगी और उसके बाद भी कुछ समाज रहेंगी। इसी तरीके से जब हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हो रही थी तो हड़प्पा सभ्यता के जो है पहले भी सभ्यता, मतलब कि वहाँ के लोग रहा करते थे। ऐसा नहीं ना कि ऑटोमेटिक जो है सभ्यता बस जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले भी सभ्यता के लोग रहते थे और इसके बाद भी रहते थे। लेकिन जो है चरमोत्कर्ष कब चल हुआ था, तो ये हड़प्पा काल में हुआ था। तो देख लेते हैं कि हड़प्पा काल का काल विभाजन जो है कैसे हुआ था। तो हड़प्पा काल का जो काल विभाजन है बाबू, वे पूर्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में। हड़प्पा सभ्यता जैसे कितने भागों में, 3 भागों में। पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। पूर्व हड़प्पा का जो है काल को निर्धारण जो किया जा गया NCERT के अकॉर्डिंग, वो है 3500 BC से लेकर के 2500 BC। 3500 BC के मतलब कि 3500 से स्टार्ट हुआ, 2500 BC तक चला। आपको उल्टा लग रहा है ना कि 3500 से 2500 कैसे हुआ। अगर पिछले वीडियो देखे रहते तो आपको उल्टा आज नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी समझा दिए थे, ठीक ना। थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम हो गया है शायद, 1 मिनट, ठीक है। तो बता देते, लेकिन फिर बता देते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये टाइम लाइन है, क्या चीज, यहाँ पे देखिए ये लाइन है, यहाँ पे जो है 0 है, ठीक है। 1 2 3 इस तरीका से -1 -2 -3 इस तरीका से चलता ना है जी।
इस तरीका से चलता है। तो देखिए जीरो के जो पहले आता है बाबू वो कैसे चलता है, तो -1 -2 -3, अगर और इधर बढ़ना है जीरो के बाद बढ़ना है तो कैसे 1 2 3, यानी कि यहाँ से जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यहाँ पे मान लीजिए किसका जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक ना। यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म को ही जीरो मान लिया गया। उनके पहले जो है से माइनस में चलता था, उसके बाद जो है से आपका रेगुलर चलता था। जैसे मान के चलिए कि आपके पास जो है से -10 रुपया का कर्जा में है और हम जो है से 5 रुपया का कर्जा में है, तो आपसे बड़ा कौन हुए, हम हुए, कहा कि मेरे पास तो 5 ही रुपया का कर्जा है लेकिन आपके पास 10 रुपया का कर्जा है। उसी तरीका से जब इधर से मान के चलिए कि हमको जीरो पर जाना है तो कैसे जाएंगे, 3 कहेंगे, फिर 2 कहेंगे, फिर 1 करेंगे, यानी कि यहाँ पे कोई सभ्यता स्टार्ट हुई होगी, मान के चलिए कि सभ्यता यहाँ पे स्टार्ट होकर यहाँ पे आ रही है, तो कैसे क्या करेंगे, 2 से 3 से 2, ऐसे तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी। फिर होगा 0 1 2 2000 2024 अभी तक पहुँच गया होगा। तो इतना तो आप बात समझ गए होंगे कि उल्टा क्यों चल रहा, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है तो उल्टा ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए, तो इसका जो है पूर्व हड़प्पा काल का जो समय है बाबू वे 2500 BC से लेकर के 3500 BC से 2500 BC तक माना गया। उसके बाद जो है हड़प्पा काल जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग को पढ़ना है रेगुलर बेस से, हड़प्पा काल के बारे में जो चरमोत्कर्ष प्रस्ताव, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका जो है काल निर्धारण कब से कब तक माना गया, तो 2500 BC से 1750 BC तक माना गया है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका तो है हड़प्पा काल के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में जो देखेंगे तो इसके बाद जो है आपका सभ्यता का अंत हो जाता। तो अंत होता था, कुछ न कुछ तो बचा हुआ रहता है, जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि सारा कुछ एक ही बार अंत हो जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ अंत होने के बाद भी कुछ गाँवें रह जाती है, कुछ समाज रह जाती है। तो उसके बारे में चर्चा कहाँ पे देखेंगे, उत्तर हड़प्पा काल में, ठीक है। यहाँ के बाद जो है वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। ये जो है कब से कब तक मानी जाती है, तो ये जो है आपका बाबू 1750 BC से लेकर के 1200 BC तक माना जाता है। अब देखेंगे ना कि पूर्व हड़प्पा काल में जो पहले के हड़प्पा काल थे उसमें जो है इस टाइम का जो निर्धारण किया गया कि 3500 से 2500, 2500 से 1750 और 1750 से 1200, आखिर ऐसा क्यों किया, कैसे पता लगाया गया, तो इसका प्रयोग जो है C14 का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, C14 जो कार्बन 14 है उसका प्रयोग करके जो है पता लगाया जाता है ना कि इसका जो है कितना वर्ष पुराना है। इस सब के बारे में पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो C14 के द्वारा, यानी कि इसका जो है काम जो है काल ड्यूरेशन किसके द्वारा, तो C14 के द्वारा माना गया। और सबसे जो परफेक्ट माना गया है हड़प्पा काल का, हड़प्पा सभ्यता का जो है क्या चीज, तो टाइम काल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वे माना गया है 2500 BC से 2500 BC से 1750 BC, ठीक है। ये जो है किसके द्वारा, C14 के द्वारा। तब पूछता है कि हड़प्पा काल का जो है काल निर्धारण किसके द्वारा किया गया है, तो ये C14 के द्वारा किया गया है। यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं आगे कि उत्तर पूर्व वैदिक काल में जो है आपका कौन कौन शहरें आती थी, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा काल में कौन कौन शहरें आती थी, और उसके बाद जैसे देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर हड़प्पा काल में कौन कौन शहरें आती हैं। तो देखिए पूर्व हड़प्पा काल में जो है बनावली आता है, सबसे पहले बनावली आता है, राखीगढ़ी आता है और कालीबंगा आता है। ये नहीं पूछेगा कि आखिर इसमें कैसे, आगे पढ़ेंगे ना तो सारे के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ देख लीजिए कि पूर्व हड़प्पा काल यानी कि पहले का हड़प्पा काल जो है अल्प विकसित हड़प्पा काल में कौन कौन शहरें आती थी। उसके बाद जो है मुख्य रूप से इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, किसके बारे में, हड़प्पा काल के बारे में। इसमें जो है आपका हड़प्पा आता है, मोहनजोदड़ो आता है, लोथल आता है और धौलावीरा आता है। जैसे कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान में हुआ करती थी, हुआ है, मतलब पाकिस्तान में चला गया। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लोथल जो है गुजरात में पड़ता है और धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। यहाँ तक लोग आप कंफर्म हैं। उसके बाद जो है बाबू आपका यहाँ पे देखिएगा उत्तर हड़प्पा काल में वैदिक काल बोला जा रहा है, किसके बाद जो है वैदिक काल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा कि रंगपुर हो जाएगा, आलमगीरपुर हो जाएगा। जैसे कि आलमगीरपुर को मान लीजिए, आलमगीरपुर जो है कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है बाबू, ये यूपी में पड़ता है। और ये हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर जो है कहाँ पड़ता है, तो यूपी में, और यूपी में भी कहाँ, तो ये मेरठ वाला एरिया में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बाबू कि यहाँ तो काल निर्धारण देख लिए। उसके बाद देखेंगे कि संस्थापक यहाँ पे जो थे कौन कौन समाज रहा करते थे, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे 4 वर्ग के लोग रहा करते थे। कितने वर्ग के लोग रहा करते थे, तो यहाँ पर जो है सभ्यता में 4 प्रजाति रहती थी। कितने प्रजाति रहती थी, 4 प्रजाति। कितने बाबू, तो 4 प्रजाति, 4 प्रजातियां रहा करती थी। पहला जो है कौन सी, तो भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय
भूमध्य सागरीय, उसके बाद जो है से कौन के, तो एस्ट्रोलाइड, एस्ट्रोलाइड, उसके बाद जो है से कच्चे रहते थे, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तीसरा हो गया। उसके बाद कौन रहते थे, तो अल्पाइन, अल्पाइन, और एक और रहते थे मंगोलाइन, मंगोलाई। कितने रहते थे, तो ये देखिए ये 5 नहीं, 1 2 3 सॉरी 4 प्रजाति रहते थे। कितने, तो 4 प्रजाति रहते थे। यहाँ पे नंबरिंग दिक्कत हो गया है ना, ये 2 तीसरा हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। तो सबसे पहले कितने प्रजाति यहाँ पे रहते थे, तो यहाँ पे 4 प्रजाति रहते थे। कौन कौन, तो भूमध्य सागरीय रहते थे, भूमध्य सागरीय, एस्ट्रोलाइड रहते थे, अल्पाइन रहते थे और मंगोलाइन रहते थे। तब पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में कितने प्रजाति रहा करती थी, यानी कि शुरू में कितने स्टार्ट हुए थे, तो ये जैसे आपका 4 गो, ऐसा अनुमान लगा के वहाँ पे 4 गो प्रजाति रहते थे। कौन कौन, तो भूमध्य सागरीय, एस्ट्रोलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइन। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि सबसे जो प्रमुख थे, ये इनमें से चारों में से कोई नहीं थे। इतिहासकार का मानना है कि सबसे ज़्यादा जो है से इस सभ्यता को बसाने में अगर श्रेय जाता है तो ये द्रविड़ को जाता है। किसको, द्रविड़ को, द्रविड़ जो है से कहाँ पे, तो ये जैसे दक्षिण एशिया में पलायन कर गए, जो है देखिएगा, मतलब कि मैप देखिएगा ना इंडिया का, ये जो है से ठीक है, उतना तो मेरा मैप अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे द्रविड़ पलायन कर गए, दक्षिण भारत में जो है से द्रविड़ पलायन कर गए। तो कहा 4 प्रजातियां तो रहती थी, लेकिन मेन जो है से इतिहासकार को मानना है कि सबसे ज़्यादा मानना जो है से आपका द्रविड़ लोग जो थे से क्या चीज़ थे, तो इसका मेन संस्थापक माने जाते हैं। तो इतना सब कन्फर्म रहेगा ना। तो पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में, देखिए एक एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि आखिर पूछता कैसे है। तो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है से, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा प्रजाति जो है से संस्थापक रहे हैं, तो कौन रहे हैं, तो ये द्रविड़ रहे हैं। ऐसे पूछेगा कि कितने रहे थे, तो 4 रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो है से आपका आगे देखते हैं। अब इसका नामकरण के बारे में देख लेते हैं बाबू। किसके बारे में, तो नामकरण, यानी इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को जो है से, सिंधु घाटी सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो है से नामकरण में देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो है से इसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि कौन सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद जो है से इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। कौन सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद जो है से कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। क्या चीज, तो कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है मेलुहा। क्या चीज बाबू, तो मेलुहा। इसको जो है कितने नाम से जाना जाता है, तो नामकरण के आधार पर जो है बाबू इसका 4 नाम और है। क्या चीज, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और मेलुहा सभ्यता। अगर आपका एग्जाम में आता है कि जो है कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में चर्चा कीजिए, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता निम्न में से कौन है, और 4 गो आपका सभ्यता दे देगा। कौन कौन दे देगा, तो मेसोपोटामिया के सभ्यता देगा, मिस्र के, क्रीट के, कुछ भी है, ईरान के, 4 गो दे देगा, 3 गो दे देगा ऑप्शन दूसरा, और 1 गो दे देगा इसमें से किसी में से एक नाम। तो किसको मानिएगा, यानी कि इसका मतलब है बाबू कि सिंधु घाटी सभ्यता को कितने नाम से जाना जाता है, 4 नाम से। जैसे कि विनोद है हमारे बगल में बैठल है, ये विनोद के 3 नाम से जाना जाता है। कौन कौन, आशिक भी इसी को बोलते हैं, गोलुआ भी इसी को बोलते हैं, आशिक बोलते हैं, गोलुआ बोलते हैं, और इसको एक और नया नाम में पड़ा है। क्या चीज जान रहे हैं, मजनुआ। तो इसको जैसे आखिर इसको कोई भी बोलेगा समाज में तो कुछ ए मजनुआ, तो मजनुआ मतलब विनोद समझ लेता है कि हम ही को कहा जाता है, ठीक है। गोलुआ भी समझ लेता है कि गोलुआ हमरे, और विनोद तो आप जान ही रहे हैं, विनोद तो ऑटोमेटिक उसका नाम प्रचलन में है। इसीलिए सबसे जो मेन नाम हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन इसको जो है इस सब उपनाम हुआ, है ना। तब देखेंगे कि सबसे पहले कि आखिर इसका 4 गो नाम जो पड़ा बाबू,
किस कारण से पड़ा। जैसे ठीक है, विनोद का तो ऐसा नटखट था कि मान के चलिए कि रात रात, अरे रात में फोन आने लगता था जी। रात में अभी जब जैसे ही देखते ना नींद टूटता ना एकदम 4 बजे, हेलो बेबी सोना करता रहता है। विनोद का पता ना कहाँ होगा, इसको देखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसका जो 4 नाम पड़ा बाबू, उसका जो है से किसी न किसी कारण है। जैसे विनोद के पड़ गया मजनुआ, तो मजनुआ किसके कारण बना, ये बात करता था रात रात भर, इसलिए इसको मजनुआ बोला जाता है। इसीलिए इसको बारे में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा नाम, चर्चा बनने का विषय यहाँ पे होता है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो है से अधिकतर जो है से इस सभ्यता का जो विकास हुआ था वह सिंधु नदी के किनारे हुआ था। ये सिंधु नदी है, कौन नदी है, तो ये जो है से सिंधु नदी है, और यहीं पे सिंधु नदी आराम से यहाँ पे सिंधु नदी बह रही है, ठीक है। और यहीं पे जो है से हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, मान के चलिए यहाँ पे इसके किनारे में जो है से इस सभ्यता का विकास हुआ। तो इसलिए पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इस सभ्यता का विस्तार जो है से किसके किनारे हुआ था, सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब पूछेगा हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो है से हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी। बताए थे हड़प्पा स्थल की खुदाई कब हुई थी, 1921 में। कब हुआ था बाबू, 1921 में। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। इतना बार बोलिए देंगे ना बाबू कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो है से हड़प्पा स्थल की उत्खनन हुआ, इसलिए इस सभ्यता को जो है से हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। दो तो क्लियर हो गया। अब तीसरा बात आता है बाबू कि कांस्ययुगीन सभ्यता किसको कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता किसको कहते हैं, तो कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले कांस्य का प्रयोग हुआ था। सबसे पहले कांस्य का प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो सबसे पहले जो है से कांस्य का जो है से बाबू प्रयोग हुआ था वह इसी सभ्यता में हुआ था। किस सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। आखिर कांस्य क्या चीज होता है, ब्रॉन्ज। कांस्य बनता क्या चीज, पूछने का आप पूछेगा कि सर कांस्य का मतलब क्या चीज होता है, तो कांस्य जो है से एक धातु होता है, मिश्र धातु होता था, जिसमें जो है से तांबा और टीन का मिश्रण तैयार किया जाता था। किसको किसको, तो तांबा और प्लस टीन का मिला करके, तांबा और टीन के मिला करके जो है से बाबू आपका कांस्य बनता था। कौन, तो कांस्य बनता था। तो सबसे पहले जो है से इस सभ्यता में कांस्य का प्रयोग हुआ, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य में तांबा और टीन का रेशियो जानना चाहते हैं, तो देखिए इसमें जो है से उस समय जो है से 85% तांबा रहती थी। कितना परसेंट, 85%, और प्लस में जो है से 15% आपका टीन रहता था। लेकिन आज जो वर्तमान प्रेजेंट चल रहा है 2024 में, इसमें जो है से कांस्य को बनाने के लिए आपका 88% टीन का प्रयोग होता है, और 12% जो है से 88% जो है से तांबा का, और 12% जो है से टीन का प्रयोग होता है। क्योंकि टीन जो है से अब जो है से मात्रा में कम रही, इसलिए इसका में मात्रा कम दे दिया गया इसको, टीन को। तो देख लिए। उसके बाद जो है मेलुहा, एक शब्द आता है बाबू मेलुहा। मेलुहा जो है से आपका सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम है। इस नाम से भी सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। अब बोलिएगा कि सर सिंधु घाटी सभ्यता बता दिए, हड़प्पा बता दिए, कांस्ययुगीन बता दिए, लेकिन मेलुहा के मतलब क्या होता है, तो मेलुहा के मतलब जो होता है बाबू, इसके समकालीन एक सभ्यता हुआ करती थी जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी ना, सबसे पुराने यानी दुनिया में सबसे पुराना सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। वो जो है से कहाँ पड़ता है, तो इराक में पड़ता है, ग्रीक वाला एरिया में पड़ता है। और वहाँ जो है से दजला और फरात नदी के किनारे वो स्थित है। उसके बारे में जस्ट चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो देखा गया कि यहाँ के जो है से मुहरे जो है से वहाँ पे सबसे ज़्यादा उपस्थित थे, यानी कि मेसोपोटामिया में देखा गया सबसे ज़्यादा मुहर जो थे कहाँ के थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के थे। वहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया था जिसको जो है से मेलुहा। तो इसका मतलब वहाँ पे परिचय किया गया कि इस मेलुहा का मतलब ये होता है, सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ पे नहीं लिखा जाता था, वहाँ पे लिखा जाता था मेलुहा। तो इसलिए बताया गया, इतिहासकार का कहना है कि मेलुहा जो शब्द जो है से हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है, क्योंकि मेसोपोटामिया में सबसे ज़्यादा मुहर जो है से यहाँ के कहाँ के, तो सिंधु घाटी सभ्यता को मिला है। इसलिए जो है से मेसोपोटामिया के लोग जो है से मेलुहा शब्द का प्रयोग जो है से किसके लिए किया करते थे, तो ये जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया करते थे। तो आप 4 नाम से क्लियर हो गए ना, कौन कौन, तो बोलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को और कितने नामों से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता पहला नाम हो गया, हड़प्पा सभ्यता दूसरा हो गया, कांस्ययुगीन सभ्यता तीसरा हो गया, और एक मेलुहा चौथा हो गया, ठीक है। इतना तक लोग क्लियर है, डॉट नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। किसका समकालीन, जैसे कि जिस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप हैं तो आप मेरे समकालीन हैं,
लगभग लगभग जो है से हम लोग दोनों साथ में चल रहे हैं, तो आप जो है कैसे हो जाएंगे, तो समकालीन हो गए। ठीक है, इसी तरीक़ा से जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी बाबू, तो उस समय भी कोई और सभ्यता थी क्या, उस समय भी कोई और सभ्यता थी क्या, उसी को समकालीन कहते हैं। तो समकालीन में हाँ, उस समय भी जो है 3 सभ्यता चल रही थी, लगभग में 3 सभ्यता चल रही थी। तो समकालीन सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। किसने, तो समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता। देखिए यहाँ पे आपको एक डॉट बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि ये जो है आपको पूरी तरीक़ा से तैयारी करके छोड़ा जाएगा। यहाँ से आपकी टॉपर कहाँ से, तो बिहार बोर्ड एग्जाम चैनल से ही टॉपर आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं बाबू, इसलिए आपका भी कुछ फर्ज बनता है, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता। सर का जैसे मदद कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए कि हाँ कोई चैनल है जिस पर जैसे 2025 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, पूरी तरीक़ा से कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे पूरी तरीक़ा से आर्ट्स का फैकल्टी है। ठीक है, यहाँ पे आर्ट्स पूरी तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा, जिसमें जैसे क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 4 चलेंगी, प्लस में हिंदी इंग्लिश भी चलेगा। ठीक है, और अंतिम समय में देखा जाएगा तो यहाँ पे क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया जाएगा। तो अपने दोस्त को जरूर बताएं, ठीक है, इस चैनल के बारे में। तो देखिए इसके समकालीन में कितनी सभ्यता थी, तो और देखिए पहला जो था से मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा जो था से कौन, तो मिस्र की सभ्यता। कौन बाबू, तो मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तीसरा जो था से किसका सभ्यता था, तो ये जो है से चीन का सभ्यता। किसका सभ्यता, चीन का सभ्यता, चीन सभ्यता। ठीक है, चीन का, मिस्र का सभ्यता, चीन का सभ्यता। ठीक है, ठीक है, ये जो है से इसका समकालीन चल रहे थे। ठीक है, ईरान इराक का भी चल रहा था, लेकिन ये जो है मुख्य रूप से कितने चल रहे थे, तो 3 चल रहे थे। तो पूछेगा कि जो है से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो है से कौन सभ्यता थी या कौन सभ्यता नहीं थी। नहीं थी में दे देगा 3 को देगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। देखिएगा 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन नहीं थी। ये तीनों ऑप्शन था, लेकिन एक और ऑप्शन तीसरा चौथा कोई था जो नहीं थी। तो उसको आप अगर तीनों को याद कर ले रहते हैं, यानी कि दिमाग में अगर रहता है, तो ऑटोमेटिक आप वहाँ पे सही कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे बाबू सिंधु घाटी सभ्यता को जो है से सिंधु नदी के किनारे स्थित था, उसी तरीका से किसी भी सभ्यता को बसने के लिए उसका जो है से किसको, तो नदी का, यानी कि पानी का स्रोत होना बहुत जरूरी है। तो देखिए सिंधु नदी की घाटी सभ्यता जो है से, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। उसी तरीका से बाबू मेसोपोटामिया की सभ्यता जो था किस नदी के किनारे, तो दजला और फराद। कौन नदी के किनारे, दजला और फराद, दजला प्लस फराद, दजला और फराद, दजला और फराद नदी के किनारे ये बसा हुआ है। मिस्र की सभ्यता जो था किस नदी के किनारे, तो नील नदी के किनारे। ये जो है से नील नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे, तो नील नदी के किनारे था बाबू, नील नदी के किनारे था। देखिए थोड़ा हम डॉक्टर बनना चाहते थे, समझ ना, इसलिए थोड़ा इसे लिखा रहा है, इसमें गौर नहीं कीजिएगा। आपको जो है सीक्वेंस वाइज पढ़ाना क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे लिख रहा है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, कुछ गलतियां भी हो जाएगा तो चलेगा। हिंदी नहीं पढ़ाना है बाबू, आप याद रखिएगा, हिंदी के टीचर जो है ये सब करते हैं। उसके बाद जैसे चाइना जो है हुआन नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे, हुआन नदी के किनारे। इन लोग के नामों भी बहुत अजीब रहता है जी, हुआन नदी के किनारे है। ठीक है, हुआन नदी के किनारे है। तो पूछ ली यहाँ पे, तो देख लिए कि कैसे कैसे जैसे इसका समकालीन 3 थे, और तीनों के बारे में नाम देख लिए कि जैसे दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे है। नील नदी का देन जैसे मिस्र सभ्यता को कहा जाता है, पूछेगा कि नील नदी के दान किसको कहा जाता है, तो मिस्र की सभ्यता को मारिएगा। ये जो पढ़ा रहा है ना बाबू, आपका एग्जाम में तो कन्फर्म मानिए ना कि आपका यहाँ से जैसे डायरेक्ट 90-95 देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बनाना कितना, 50 ही तो बनाना है। इसलिए इस तरीका से पढ़िए कि आपको भविष्य में भी जैसे काम आए। और जो लोग कहते हैं ना कि आर्ट्स ले लिया क्या चीज करेगा, उसको दिखा देना है कि आर्ट्स में जैसे ताकत है। क्या चीज है, तो ताकत है। IAS PCS निकालिए एकदम धड़ाधड़। ठीक है, देख लिए ये सब। इसके बाद जो देखेंगे कि आखिर इसका फैलाव जो था से कितने देशों में था, इसका फैलाव के बारे में देख लेते हैं। तो पीछे बताए थे बाबू वीडियो में कि इसका जो फैलाव है बाबू, वो 3 देशों में है। कितने देशों में है, तो 3 देशों में है।
इसका जो है से विस्तार जो है से कितना देशों में है, तो विस्तार के बारे में देख लेते हैं। विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का जो है से विस्तार कितने देशों में है, आखिर ये फैला कितना देशों में है, तो ये जो फैला है बाबू वे लगभग 3 देशों में है। कितने देशों में, तो 3 देशों में, ठीक है। पहला जो है से भारत, कौन, तो भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो है से 3 देशों में फैला हुआ था, ठीक है। कितने देशों में, तो 3 देशों में। लेकिन पहले जो था से अखंड जब भारत था बाबू, तो ये एक ही देश में गिना जाता था। लेकिन जब इसका बंटवारा हो गया, सब जब पाकिस्तान अलग हो गया, तो आप उसको तो अलग देश मानिएगा ना, ठीक है। वो अलग बात है कि पहले रहा करते थे, लेकिन अब तो नहीं ना रहा करते थे। जैसे पहले रहते थे तो इसको इंडिया में गिन लिया जाता था, लेकिन अब तो अलग हो गए, तो कितने देशों में फैल गया, ये जो है से आपका 3 देशों में फैल गया। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अब देखिए इंडिया में कुछ शहर देख लेते हैं कौन कौन, जैसे कि कालीबंगा बाबू, इंडिया में कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। बनावली हो गया, बनावली कहाँ पड़ता है, बनावली। और सब के बारे में जब चर्चा करेंगे ना, तो देखिएगा यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे चीज़ मिले हैं जी। लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता के। आज रोड पर देखिएगा कि पूरा महफिल जैसे रेड रेड दिखाई देता है, एकदम सिग्नल की तरह ना, वे जैसे हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। यहाँ पे जैसे उस समय की वही लेडीज भी होटलाली लगा करती थी। आज जो डांसर देख रहे हैं ना, इस सभ्यता के बारे में आगे हिले दीजिए ना, बहुत मजा, फुल इंजॉय लीजिएगा, लगेगा ना एकदम पिक्चर चल रहा है। जो आज डांसर देख रहे हैं, नर्तकी, ऑलरेडी इस सभ्यता के लोग जो है से डांसर बुलाया करते थे, नचाया करते थे, है ना। कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, कौन हो गया, तो लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, धौलावीरा, ये जो पड़ता है से सारा इंडिया में पड़ता है। कालीबंगा जो है से कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। सॉरी, बनावाला जो है से, बनावाली जो है से हरियाणा में पड़ता है। लोथल और धौलावीरा जो है से गुजरात में पड़ता है। अब देखते हैं पाकिस्तान में कौन कौन एरिया चला गया, तो यहाँ से जैसे हड़प्पा, ज़्यादा जो है से हड़प्पा सभ्यता का जो विकसित शहर थी वो पाकिस्तान में चला गया, तो हड़प्पा हो गया, कौन हो गया, तो हड़प्पा हो गया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, जोदाड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। अफगानिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में ज़्यादा तो शहर नहीं गया है, 1-2 गया है, जिसका नाम है सुतगागोई, अब नाम सुने होंगे, सुतगोई, सुतधई, सुतधई। ये ज़्यादा जैसे अफगानिस्तान में जैसे इसका ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ था। अब देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। ये जैसे कहाँ पड़ता है, तो ये जैसे इसके बारे में तो देख लिए, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो ये जैसे कौन जिला में पड़ता है, तो ये जो है लरकाना जिला में पड़ता है। कौन जिला में, ये जो है साहिबगंज जिला में। अभी जो प्रेजेंट चल रहा है हड़प्पा सभ्यता, वे साहिबगंज जिला में, मोंटगोमरी जिला को जैसे साहिबगंज जिला में हो गया, ठीक है। ये जो है रावी नदी के किनारे है, कौन नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ये जो है सिंधु नदी के किनारे बाबू, किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, टोटल आपको पूछा गया प्रश्न है। तो पूछता है कि मोहनजोदड़ो जैसे किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे आपका पड़ता है। उसके बाद जो है से हड़प्पा देख लिए, मोंटगोमरी जिला में है, जिसको अभी फिलहाल में साहिबगंज, वहाँ पे पाकिस्तान सरकार जो है नाम बदलकर उसका साहिबगंज धर दिया गया। जैसे यूपी में देखिए, यूपी में का बा, जोगी सरकार बा, बुलडोजर सरकार बा, पता नहीं, आप सोइएगा अभी ना जी, भोरे उठेगा तो लखनऊ का नाम चेंज हो गया, कौची हो गया जी, ऐसे होता है, ठीक है। उसी तरीक़े से जैसे हड़प्पा जो है मोंटगोमरी जिला में पड़ता था, लेकिन अभी जो है साहिबगंज जिला में पड़ता है। मोहनजोदड़ो जैसे लरकाना जिला में पड़ता है, हड़प्पा जैसे साहिबगंज, मोहनजोदड़ो जैसे लरकाना जिला में पड़ता है। इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसका विस्तार देख लेते हैं। 3 देश में तो देख लिए बाबू कि आपका 3 देश में इसका विस्तार था, लेकिन कैसे कैसे इसका क्षेत्रफल में जो है विभाजित था। तो ये जो लगभग था बाबू, वह त्रिभुजाकार में विभाजित था। किससे, कैसे में विभाजित था। और एक बात याद रखिएगा, जितना भी अभी क्षेत्रफल है, इंडिया का जितना क्षेत्रफल है, उसका जो है 40-40%, कितना परसेंट बाबू,
तो 40% जो है से आपका सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे इंडिया के फिलहाल क्षेत्रफल का यहाँ पे फैलाव हुआ करता था 40% में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका फैलाव कैसे कैसे था, कैसे कैसे इसका फैलाव था। नॉर्थ हो गया, यहाँ पे क्या चीज हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया। देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण तक कैसे था, पूरब से पश्चिम तक कैसे था। तो उत्तर से दक्षिण देख लेते हैं। मांडा, मांडा जो कहाँ पड़ता है बाबू, उत्तर में पहले जो है मांडा पड़ता है। मांडा, मांडा जो है किस नदी पर, तो चिनाब नदी पर, चिनाब नदी। ठीक है, मांडा। उसके बाद जैसे ईस्ट में कहाँ पड़ता है, तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो ये जैसे आपका यूपी में पड़ता है। कहाँ बाबू, तो यूपी में पड़ता है। यूपी में कहाँ बा, बुलडोजर सरकार बा यूपी में। इसको जैसे जेएच यानी कि झारखंड में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जैसे दैमाबाद, दैमाबाद, ये जगह कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ता है। किस नदी के किनारे, तो परवरा नदी के किनारे। कौन, परवरा नदी। ठीक है, परवरा नदी, ये जैसे कहाँ आपका पड़ता है, तो ये जो पड़ता है आपका बाबू सुतका गेंडोर। कहाँ, तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान में। कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। कहाँ पड़ता है बाबू, तो बलूचिस्तान में। ये जो है दास्क नदी के किनारे। क्या नदी के किनारे, तो दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी, दास्क नदी कौन नदी के किनारे है, तो दास्क नदी के किनारे। ये जो है हिंडन नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे है। अब देखते हैं इसका फैलाव जो है कैसे कैसे था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था वो उत्तर में कहाँ था, तो उत्तर में मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर में एक एरिया पड़ता है, एक जगह पड़ता है जिसका नाम है मांडा। सबसे उत्तरी सीमा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लगता था बाबू, वह मांडा में लगता था। यानी कहाँ, जम्मू कश्मीर के मांडा में लगता था। वह जैसे किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के पूछता है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का जैसे सबसे उत्तरी सीमा कौन था, तो मांडा किस नदी के किनारे पड़ता है, तो ये चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी में ये घचाकसुन नीचे आइए, नीचे जैसे सबसे दक्षिण में कौन पड़ता है, तो ये जैसे बाबू आपका दैमाबाद। कौन है बाबू, तो ये जैसे आपका दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो दैमाबाद जैसे महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ, महाराष्ट्र में। ये जैसे किस नदी के किनारे, तो परवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, तो परवरा नदी के किनारे, याद रखिएगा, परवरा नदी के किनारे। अब चलते हैं पूरब और पश्चिम वाले एरिया में। तो पूरब में पहले हेलते हैं। पूरब जैसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूर्वी वाला भाग यानी सबसे पूर्वी हिस्सा कौन था, तो ये था आलमगीरपुर। कौन, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो ये जो पड़ता है यूपी में, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे जो है आलमगीरपुर स्थित है। कहाँ पे, तो मेरठ एक जगह है वहीं पे आलमगीरपुर बसा हुआ है। ठीक है, तो पूछेगा किस नदी के किनारे आलमगीरपुर था, तो हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद जो है आपका जैसे पश्चिम में चलिएगा तो सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ पड़ता है बाबू, तो ये जैसे बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, तो ये जैसे आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ये जैसे किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जैसे दास्क नदी के किनारे स्थित है। अब जब ऐसा फैला हुआ था तो इसका जैसे एक जैसे वर्गाकार इसका फैलाव नहीं था, इसका फैलाव इस तरीका से था कि यहाँ पे ऐसे लगा करता था। ठीक है, ऐसे ऐसे एक ट्रेंगुलर शेप का था। कैसा, तो ये जैसे आयताकार नहीं था, ये जैसे त्रिभुजाकार था। कैसा इसका फैलाव था, त्रिभुजाकार। तो आकार में कैसा हो गया, आकार देख लीजिए, आकार त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। इसका जो है फैलाव जो है त्रिभुजाकार है। तो यहाँ से आपको कितने प्रश्न बन गए, देखिए सबसे पहले उत्तर में कौन पड़ता है, मांडा। दक्षिण में दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो ये जैसे महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। पूरब में चले जाए
आलमगीरपुर, कहाँ आलमगीरपुर, किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद पश्चिम में घचाक सुन जाइए, क्या चीज पड़ता है, तो ये जैसे सूत का गंडोर, किस नदी के किनारे, 10 नदी के किनारे। उसके बाद पूछेगा कि ये जैसे इसका फैलाव कैसा था, तो त्रिभुजाकार था, कैसा, त्रिभुजाकार था, यानी कि त्रिभुजाकार की तरह यह फैला हुआ था। अब जब त्रिभुजाकार पूछ ही दिया है तो आपको क्या लगता है, ये नहीं पूछेगा कि इसका जो है क्षेत्रफल कितना था, ये तो जरूर बनता है। तो इसका जो है क्षेत्रफल जो था बाबू वे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, कितना, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा कितना, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल फैला हुआ था। तो यहाँ से आपको कितने प्रश्न बन गया कि सबसे पहले पूछेगा तो ये बता दीजिएगा, उसके बाद पूछेगा इसका आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। उसके बाद जैसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। नहीं तो आप क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे करके कैसा देगा, 13 लाख डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप 13 लाख मारेगा। लेकिन सबसे पहले देख लीजिएगा कि चाचा का यहाँ पे नाम है कि नहीं है। जहां अगर ये दिया हुआ और मार दिए 13 लाख, आपका कुल सत्यानाश हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा ना, तो क्वेश्चन अटेंड करने से पहले जो है आपका पूरी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद जैसे चारों ऑप्शन टिकाना है, ठीक है, कितने ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन टिकाना है। अब इसका फैलाव वगैरह सब कुछ आप देख लिए। अब चलते हैं इसका समाज, कि आखिर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा हुआ करती थी, क्या हम लोग आज जी रहे हैं वैसा समाज था या फिर कुछ अलग थी। तो सिंधु घाटी का समाज जो था बाबू, बिल्कुल जो आज हम लोग जी रहे हैं, जैसे हम लोग आज जी रहे हैं वैसा ही समाज हुआ करती थी। कैसा, तो जैसा हम लोग आज जी रहे हैं। तो थोड़ा हम समाज के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में, तो समाज के बारे में देख लेते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो रहा है, देखिए आराम से पढ़िए, और छोटा वीडियो में भी पढ़ के क्या कीजिएगा, आपका सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। और आपका जो है आर्ट्स का सिलेबस इतना नहीं है, आपका आर्ट्स का सिलेबस इतना है, ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है। और जो समाज में आज जो आपको मुंह पर जो थूक रहे हैं कि आर्ट्स लेके क्या किया, तो आर्ट्स लेके क्या किया उसको दिखाना है कि आर्ट्स लेके एक ही है, और भविष्य में हम एक करने वाले हैं, ठीक है। समाज के बारे में देख लेते हैं बाबू। समाज, समाज के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं कि आखिर उसका समाज कैसे हुआ था। इतिहासकार का मानना है, किसको, इतिहासकार का मानना है कि इस समाज का जो है 6 भागों में विभाजित था, 6 भागों में विभाजित था। जिस तरह से आज देखिएगा तो जाति प्रथा था ना, जैसे काची काची था, तब ब्राह्मण क्षत्रिय उसमें जो है कुछ अलग हुआ करते थे। अभी जो है जाति व्यवस्था में बट गया है। लेकिन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वे कितने भागों में था, तो ये जो है आपका 6 भागों में था। कितने भागों में, तो ये जो है आपका 6 भागों में, 6 भागों में था। कितने भागों में, तो 6 भागों में, 6 भागों में था। कितने भागों में, तो 6 भागों में था। पहला जो था बाबू आपका क्या चीज था, तो पहला आप देख लेते हैं कि पुरोहित था। पहला जो है कौन, तो पुरोहित, पुरोहित, पुरोहित। दूसरा क्या चीज था, तो दूसरा जो था किसान था। कौन था, किसान था। तीसरा कौन था, योद्धा था, योद्धा, योद्धा था। फोर्थ कौन था, कुम्हार था। कौन था, तो कुम्हार, कुम्हार था, ठीक है, इंक नहीं चल रहा है, कुम्हार था। उसके बाद जैसे व्यापारिक वर्ग हुआ करता था। कौन, तो ये जैसे आपका 5वां व्यापारिक वर्ग, व्यापारिक, व्यापारिक वर्ग, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट जो था 6ठा, तो जैसे कौन था तो श्रमिक वर्ग। कौन बाबू, तो श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग हुआ करता था। देख लिए कि यहाँ से जैसे समाज कितने भागों में बांटा था, समाज जो है 6 भागों में बांटा था। कौन कौन, तो पूछता है कि 6 भागों में आपका जब सब्जेक्टिव में आ जाएगा बाबू, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता के समाज को कितने भागों में बांटा गया था। अपने शब्दों में लिखे, तो क्या चीज लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था बाबू, आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पर बताने चल रहा है, ठीक है, आपको नोट करना होगा, ठीक है। तो इसका जो है समाज जो है कितने भागों में, 6 भागों में बांटा था। जिसमें पहला जो था आपका कौन था, तो पुरोहित था।
पुरोहित था, उसके बाद देखिएगा किसान था, उसके बाद योद्धा था, कुम्हार था, व्यापार था और श्रमिक था। पुरोहित किसको कहते हैं? पंडित लोग जो पूजा पाठ करवाते हैं, पुरोहित। लेकिन देखिए पुरोहित तो वहाँ पे था बाबू, लेकिन वहाँ पे पूजा पाठ के कहीं पे साक्ष्य नहीं मिला है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी अपना अपना धर्म हो, ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, मूर्तियाँ मिली हैं, मूर्तियाँ वहाँ पे मिली हैं, इसका मतलब है कि पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन किसी मंदिर वगैरह में पूजा पाठ नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि मंदिर के साक्ष्य वहाँ पे नहीं मिला। आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा कि मंदिर के साक्ष्य कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ वहाँ पे स्नानागार मिला, स्विमिंग पूल सब वगैरह मिला है। तो एक एक करके भी तो पॉइंट तो बताइए दिए थे कि कैसे कैसे चर्चा करना। जब लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का तो आपका एक भी सवाल नहीं बचेगा जो आपको पूछने लायक हो, ठीक है? सारा कुछ बता देंगे, इसलिए पेशेंस बनाकर हर एक सेशन को अटेंड कीजिए, ठीक है? किसान तो जान ही रहे हैं, किसान। उसके बाद जैसे योद्धा, योद्धा मतलब होता है युद्ध करने वाला, कौन है? प्रशासन वर्ग के लोग होते हैं, उसको योद्धा कहते हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे कुम्हार, कुम्हार का चाक मिला, क्या चीज़? कुम्हार का चाक, दिया वगैरह जो चाक वगैरह होता है ना, तो चाक मिला। इससे पता क्या चीज़ चलता है कि वहाँ पे जैसे कुम्हार लोग भी रहा करते थे। कौन लोग? तो कुम्हार लोग रहा करते थे। कैसे पता चला? देखिए हड़प्पा सभ्यता का जैसे कुछ लिखा तो साक्ष्य मिला नहीं, लिखा तो साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो क्या चीज़? वही वाला बात है कि उजड़े चमन पर काले बाल, मैं किसके लिए सजू मेरा पिया ही अंदर है। वही वाला बात है कि लिखा तो हजार गया लेकिन पढ़वे नहीं किए तो काहे ला लिखा गया है। जो भी वहाँ पे पुरातात्विक मिला है बाबू, उसी पर तो इतिहासकार जो है से उसका शोधन कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है से अंधरा वाला बात है कि जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ा जा रहा है। लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो जो बताया है इतिहासकार उसी को तो पढ़ लेना आराम से, ठीक है? कुम्हार। उसके बाद व्यापारिक वर्ग, हड़प्पा सभ्यता में देखिएगा कि सबसे प्रमुख जो था कृषि था, लेकिन सेकंड प्रमुख जो है व्यापार, यानी सबसे ज़्यादा जो है व्यापार हुआ था। कृषि सबसे पहला था और दूसरा जो है व्यापार था, ठीक है? उसके बाद जो है आपका श्रमिक वर्ग यानी कि लेबर वर्ग, कौन? तो मजदूर वर्ग भी वहाँ पे हुआ करता था, ठीक है? अब देखिएगा कि ये जो व्यवस्था पूछेगा कि सर ये जो व्यवस्थाएं थी, क्या आज के जैसे आपके चलिए कि मान के चलिए कि विनोद क्या चाहिए? पंडित है। अब उसका क्या चाहिए कि 2 बोतल शाम के, 2 बोतल दिन के, और दिन चले दिन के, ये वाला बात है। ये पंडित घर में भी रह करके काची उखाड़ लिया। ये जो व्यवस्थाएं थी ये पहले नहीं थी। ये जो पहला जो व्यवस्था थी, आज जो जाति धर्म ये सब बटा, जैसे कि मान के चलिए आप यादव जी है, विनोद यादव जी है, अब विनोद का बेटा भी हो जैसे उसको भी यादवे जी कहा जाएगा। मान के चलिए कि सुनील भाई पंडित है, अब सुनील का जो बेटा होगा उसको भी पंडित हो जाएगा, भले उसको नॉलेज नहीं हो। जैसे विनोद का आज रामायण का नॉलेज नहीं है, ये जैसे पंडित है लेकिन इसका जैसे नॉलेज नहीं है। किसका? तो कोई भी मतलब कि पुराण वगैरह का इसका नॉलेज नहीं है बेहतरीन तरीका से, ना इसको संस्कृत पढ़ा जाता है। संस्कृत ऐसे पढ़ेगा जैसे कि फारसी पढ़ रहा है। तो ऐसा आज की व्यवस्था है कि जैसे ये जन्म के यानी कि वंशानुगत आधारित था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। अगर आपका बेटा जो है आप मान के चलिए कि पुरोहित यानी कि मैं पंडित हूँ, ठीक है? मेरा जो बेटा हो जाएगा उसको जो है किसी प्रकार के शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि उसको भी पंडित कहा जाएगा। अगर वो जैसे दाढ़ी बनाना या फिर वो भी कहिए क्या चीज़ बोल सकते हैं, हाँ जैसे कि मान के चलिए कि मन के बनाना, दिया बाती बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उसको जैसे कुम्हार वर्ग के श्रेणी में रखा जाएगा। अगर मान के चलिए कि नालायक बिल्कुल निकल गया, मान के चलिए कि एकदम ही नालायक निकल गया और वो जैसे लेबर मजदूरी करना चालू कर दिया, पान सिगरेट मारना स्टार्ट कर दिया, तो उसको जो है श्रमिक वर्ग में रख दिया जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि बाप किसी भी मतलब कि वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, अगर बेटा में उस गुण नहीं पाया जाता है तो ये उस वर्ण को नहीं माना जाएगा। ये जैसे कुछ अलग में, जैसे मान के चलिए मेरे बेटे जो है आपका क्या हो जाएगा, मान के चलिए कि मेरे बेटे जो पैदा लेगा वो जैसे आपका उस समय क्या हो जाएगा, तो ये योद्धा वर्ग यानी कि जैसे प्रशासन वगैरह के काम देखना स्टार्ट कर देगा, तो उसको जैसे योद्धा में रख दिया जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जाति में बटा हुआ तो थे, समाज जैसे वर्णों में बटा हुआ था, लेकिन ये जैसे वंशानुगत नहीं थी, ये जैसे कर्म पर आधारित थी। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है कि ये जैसे किस पर आधारित था, तो ये जैसे आपका कर्म पर आधारित था। किस पर? तो कर्म पर, कर्म पर आधारित थी। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा वहाँ पे फल होता था, ठीक है? एक ही घर में जैसे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? मान के चलिए कि पिता जो है पंडित हो गया, बेटा जो है खेती बाड़ी करना स्टार्ट होगा तो बेटा जो है किसान हो जाएगा। मान के चलिए एक और बेटा जो है लड़ाई करना एकदम तैनात, किधर है, मार धाड़ करना स्टार्ट कर दिया, वो योद्धा में हो जाएगा। कुम्हार मान के चलिए कि कोई कुम्हार वाला काम करने लगेगा, कुम्हार हो जाएगा। और व्यापार मान के चलिए कि कोई बेटा जो है बिजनेस से करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जैसे कर्म पर आधारित थी। आप कहिएगा कि सर समाज तो
देख लिए कर्म पर आधारित थी, लेकिन इसका जो है समाज कैसा था, किस पर आधारित था, पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था। जैसे आजकल का जो समाज है बाबू, वो पितृसत्तात्मक, यानी कि जो है पुरुषों का शासन चलता, मतलब कि पुरुषों का दबदबा होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। आज के अगर उतर के देखिएगा मार्केट में तो आपको मिलेगा, महिला तो मान के चलिए मातृसत्तात्मक नहीं कह सकते हैं, लेकिन पत्नी सत्तात्मक जरूर कहते हैं। बाहर मान के चलिए कोई लड़का, मतलब कि मेरे दोस्त था एक, उसका हाल ही में शादी हुआ है भाई, बाहर तो रोड पर इतना अच्छा से एकदम क्या कहना है, लेकिन गए उसके घर पे, अब वो चाय ला के लड़का वो बना के दे रहा है, बताइए, उसकी पत्नी जो है टीवी देख रही है। ये कहाँ तक सही है भाई? इसी को पितृसत्तात्मक कहा जाएगा? ऐसा नहीं है। आजकल का समाज ऐसा था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक थी, यानी कि महिलाओं का शासन वहाँ पे चला करता था। किसको? तो महिलाओं के। तो हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था बाबू? मातृसत्तात्मक था। समाज जो है मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक थी। कैसा समाज थी? तो ये जैसे मातृसत्तात्मक समाज हुआ करती थी। अब चलते हैं इसके आगे, देख लेते हैं। समाज आज पूरा खत्म कर देते, तो उसके बाद जैसे राजनीतिक वगैरह में हेलेंगे। तो समाज देख लिए। जब ऐसा समाज हुआ करता था बाबू, 6 भागों में बांटा करता था, तो यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक हो जाता है बाबू, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर जो है ये सब जो है आखिर पता कैसे चलता था। तो वहाँ के लिपि के वगैरह में थोड़ा सा देख लेते हैं, और एक छोटा सा टॉपिक है अंतिम संस्कार के बारे में देख लेते हैं। 2 यहाँ पे देख लेते हैं। समाज तो देख लिए थे कैसा था, मातृसत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक थी, ऐसे देख लिए थे। तो इसका जो है आपका 2 भागों में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपका लिपि देख लेते हैं। क्या बाबू? तो लिपि के वगैरह में देख लेते हैं। उसके बाद जो है अंतिम संस्कार के बारे में देखते हैं। अंतिम संस्कार अंतिम संस्कार। लिपि जो था वहाँ के बाबू, वे भाव चित्रात्मक थी। कैसा लिपियाँ थी? भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक लिपियाँ थी। ठीक है। इसमें जो है कुल जो है 250 से कितना था? 250 से 400 लिपियाँ का प्रयोग किया गया था। ठीक है। 250 से 400 लिपियाँ का प्रयोग किया गया था। इसमें जो है 80 घा का अभी तक अध्ययन किया गया। अब अंतिम संस्कार के बारे में देखेंगे कि अंतिम संस्कार कैसा था। तो पूर्ण समाधान था। पहला जो है पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, आंशिक समाधान, और एक और था जिसको बोलते हैं क्या चीज? तो इसको बोलते हैं शवों को जलाना। शवों को जलाना नहीं चल रहा है बाबू, थोड़ा देख लेते हैं। शवों को जलाना, शवों को जलाना। इसके बाद जो है आपका क्लास जो है एंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, का कि सेशन जो है लंबा हो रहा है। ठीक है। तो देख लीजिए, लिपि जो था वहाँ पे जो है मान के चलिए कि कुछ लिखा तो गया था, लेकिन पढ़ा नहीं गया था। तो इसका मतलब जैसे अभी कुछ हम लिख रहे हैं, तो ये जैसे कौन लिपि है? तो ये जैसे देवनागरी लिपि है। ठीक है। देवनागरी, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो रोमन लिपि हो जाएगा। उसी तरीका से जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वहाँ पे लिखा तो गया था, कुछ लिखे थे, लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो इसके मतलब कह सकते हैं कि भाव चित्रात्मक थी, यानी कि चित्र के अनुसार बनाया गया था। पढ़ा नहीं गया तो वही वाली बात है कि ये जैसे लीची कैसा? तो खट्टा लीची है, यानी कि खट्टा अंगूर वाला बात है कि वहाँ पे पढ़ा नहीं गया तो बोल दिया गया कैसा था? तो ये जो है आपका भाव चित्रात्मक थी। इसमें जो है लगभग 250 से कितने 400 लिपियों का प्रयोग किया गया था। कितने? 250 से 400 शब्दों का प्रयोग किया गया था। लिपि बोल सकते हैं, जैसे शब्द वर्ण होता है ना जी, ABCD या A होता ना है, उसी तरीका से जैसे 250 से कितने 400 का प्रयोग किया गया था। मान के चलिए कि यहाँ पे ऐसे इस तरीका से चित्र बना होता था, कुछ लिखा गया, यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह मिला, इस तरीका से चित्र बना हुआ है। इसके बाद जैसे
किसका चिन्ह मिला, तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला, ऐसे मिला। तो एक कुछ लिखा गया तो इसको जो है से पढ़ा नहीं गया, तो इसको जो है से भाव चित्रात्मक कह दिया गया। लेकिन हाँ, अभी तक 250 से 400 लिपि मिली है, उसमें जैसे 80 गो का नॉलेज हो गया, यानी कि हमारे इतिहासकार जैसे 80 गो को पढ़ने में सक्षम है। उसके बाद देखेंगे कि लिपि के बारे में देख लिए। उसके बाद देखेंगे कि जब समाज के बारे में देख लिए तो उसका जो है जब कोई समाज डेट कर जाती थी, कोई व्यक्ति जो है वहाँ पे डेट करता था, तो उसका जो है जलाना कैसे, जैसे अंतिम संस्कार तो होना जरूरी है जी। जैसे आपके समाज में जैसे किसी का घटना घट गया, किसी तरीके से भगवान न करे, लेकिन मान के चलिए किसी का घटना घट गया, या मान के चलिए वो दादे उलट गए, मतलब 95-80 साल के थे, उलट गए, तो क्या दिक्कत है, जाइए जाने दीजिए, ठीक है। तो उनका जो है अब चलते बने कि अब बेटा दुनिया छोड़ के हम चल दिए, अब तुम लोग राज करो, ठीक है। तो चल दिए, तो उनको जो है मान के चलिए कि हिंदू होंगे, ठीक है, तो हिंदू क्या चीज़ करेंगे, जलाएंगे। मुस्लिम जो होंगे क्या चीज़ करेंगे, दफनाएंगे। उसके बाद जैसे सिख ईसाई कुछ और धर्म हो, उन लोग जो कुछ क्या चीज़ करेंगे, आंशिक समाधान करेंगे। तो इसमें जो है उस समय जो है 3 चीज़ हुआ करता था। इससे पता कैसे चलता था कि समाज तो थी, लेकिन वहाँ पे भी लगभग जो है 3 तरह के दफनाया जाने का, अंतिम संस्कार करने का साक्ष्य मिला है। तो कैसा मिला, तो पूर्ण समाधान। आखिर पूर्ण समाधान कहते किसको है, तो जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था, जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था, तो उसको जो है किसी मिट्टी में खोद कर दबा देना ही पूर्ण समाधान कहलाता था। क्या जी, तो किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसको जो है अंतिम बॉडी को जो है उसका जो है गड्ढा खोद करके मिट्टी में दफना देना ही पूर्ण समाधान कहलाता था, ठीक है। उसके बाद जो है आंशिक समाधान किसे कहेंगे, तो आंशिक समाधान जो है ईसाई सिख धर्म में होता है, ईसाई धर्म में ऐसे कुछ में होता है, इतना तो पता मतलब कि याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन लोग में होता है, शायद होता है। उन लोग का कहते हैं कि मान के चलिए किसी को जो है बॉडी, जैसे आप लोग को पढ़ना है, एक चैप्टर इंग्लिश में पढ़ना है, उसमें जो है साइलेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो रेस्टी जो है धर्म के बारे में पढ़ना है, उसमें बताया गया है इंग्लिश वाला चैप्टर में कि वहाँ पे जो है किसी व्यक्ति का जो मृत्यु होता था, उसको जो है टावर ऑफ साइलेंस यानी कि टावर बनाया जाता था, उस पर जो है बॉडी को छोड़ दिया जाता था। यानी कि जैसे ही बॉडी डेट किया, उसको जैसे वहाँ पे रख दिया जाता था साइलेंस पर, यानी कि वहाँ पे जैसे चबूतरा बनाया जाता था, उसको छोड़ दिया जाता था। उसको छोड़ने के बाद जो है उसमें जैसे कील वगैरह, मतलब कि जो भी कीट वगैरह खाते थे, कौवा पक्षी जो भी है वहाँ पे खा जाते थे। खाना खाला के बाद जो भी है बॉडी को जो है कीट मकोड़ा खा जाते गए थे, उसके बाद जैसे हड्डी तो नहीं ना खा पाएंगे, तो उसी जो है हड्डी को बचा हुआ को फिर जो है मिट्टी का गड्ढा बनाते थे, उसमें दफना देना ही आंशिक समाधान कहलाता है। यानी कि बॉडी को सबसे पहले जो है किसी जैसे जगह पर रख देना, उसके बाद जो है कीड़े मकोड़े के खाने के बाद बचे हुए कुछ अवशेष जो रह जाता है, उसको जो है मिट्टी में दफनाना ही आंशिक समाधान कहलाता है। उसके बाद जैसे शवों का जलाना, जैसे हिंदू परंपरा में क्या चाहिए बाबू कि यहाँ पे जैसे शवों को दफनाना भी जाता है और जलाना भी, दोनों काम होता है। जैसे कि बच्चा मर गया तो उसको जैसे पूर्ण समाधान कर दिया जाता है हिंदू समाज में, ठीक है। तो मुस्लिम में तो पूर्ण समाधान होता ही होता है। और जो अच्छा खासा एज हो जाता है, जिसको 12-15 साल हो गया, 25 साल हो गया, जो भी है 12-15 साल के बाद होता है, उसको जो है पूर्ण रूप से जलाया जाता है। अब जलाने का मतलब समझिए कि मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का निधन होता है, उसको जो है अंतिम संस्कार के लिए उसको जला देना ही सबों का अंतिम संस्कार जो है जलाना कहलाता है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि आप कैसे कैसे जो है देखें कि अंतिम संस्कार जो है वहाँ पे कैसे कैसे होता था। तो वहाँ पे जो है 3 प्रकार के हुआ करता था, ठीक है। तो पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार के कितने विधियाँ थी, तो 3 विधियाँ थी। कौन कौन, आंशिक, पूर्ण और जलाना, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। तो आज क्या चीज़ पढ़े कि जो है इसका जो है विस्तार कैसे था, कहाँ से कहाँ तक था, क्षेत्रफल कैसा था, आकार कैसा था, ठीक है। इसके समकालीन कौन थे, इसके समकालीन कौन सा मेसोपोटामिया थे, मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे था, मेसोपोटामिया जैसा ग्रामीण सभ्यता था। उसके बाद जैसे लिपि के वगैरह में देख लिए, उसके बाद अंतिम संस्कार के वगैरह में देख लिए। अब देखना कौन सी है, तो अब देखना है राजनीति के बारे में, मोहरे के बारे में देखना है, फिर नगर योजना देखना है। 3-4 टॉपिक और है, उसके बाद जो है इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। फिर अंतिम एक और आपसे निवेदन है कि अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए। और अपना भी जो भी सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, जो भी है आपसे जो जूनियर है उनको भी बता दीजिए, ठीक है। इस चैनल पर जैसे बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस पर जैसे 2025 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच पूरी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।